नमस्कार दोस्तों, दिस इज सौरभ जैसल। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सिर्फ साइकोलॉजी। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। क्लास 11 साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखें ताकि आपको चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस वीडियो में देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी का इवोल्यूशन, यानी साइकोलॉजी जब से बनी है, जब से इमर्ज हुई है 1879 आई थिंक इमर्ज हुई है। आई थिंक नहीं, एग्जैक्टली उसी टाइम इमर्ज हुई। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी लिप्जिंग में वहीं पे इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। क्या था? फर्स्ट कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी का। दूसरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ फंक्शनलिज्म। ये इसके जस्ट बाद आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई थी तीसरे नंबर पे। उसके बाद आई थी बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ओके, यानी कि ये सीरियल वाइज आई थी, है ना। इसके ऑब्वियसली इसके बाद भी कुछ आया होगा, बट हम लोग इस जो बुक में जो दिया है इतना ही दिया है, तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आएगा, हम इसके बारे में हल्का सा बात करेंगे, देखते हैं क्या है स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था। इट वॉज गिवन बाय विलियम वुंड एंड टिचनर। ये 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइंड इज़ नोन एज स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, आपको हल्का सा डेफिनेशन से हल्का सा अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर हम स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइंड को अगर हम लोग समझते हैं, है ना। सपोज कीजिए एक घर बना है, यहाँ पे। ये मान लीजिए घर बना है, घर की तरह लग तो नहीं रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये ठीक है। ये घर बना है, तो इसका हम लोग जो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किन चीज़ों से ये बना है। ये जो घर है किससे बना है? ईंटे से बना है ना, ब्रिक्स से बना है, सीमेंट से बना है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रॉड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एडेड है। तो वो जो हमारा स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बना किससे है? माइंड का। माइंड के स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जब समझने की कोशिश करते हैं, उसी को स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। एग्जैक्ट टर्म इसका है स्ट्रक्चरलिज्म। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस इनटू द मोस्ट बेसिक कंपोनेंट्स। रिसर्चर्स tried to understand the basic element of consciousness using a method known as introspection। ठीक है, ये हम समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीरियल वाइज ही सब कुछ इवॉल्व हुआ था, ये मतलब कि ये फर्स्ट में इवॉल्व हुआ था, है ना। तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। मतलब साइकोलॉजी के स्कूल में ये पहला कॉन्सेप्ट आया था जो किस पे फोकस करता था? हमारे स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइंड पे फोकस करता था, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था? मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करना था बेसिक कंपोनेंट्स में। सपोज कीजिए मेंटल प्रोसेस क्या है कि आपकी मेंटल की एक्टिविटी क्या हो रही है। अगर आप सपोज कीजिए आप जैसे पिछले एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2+2 आपको दिया गया है, तो आपको मेंटल प्रोसेस क्या करेगा? आपको मेंटल प्रोसेस आप तो ये तो नहीं करेगा ना 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज इसको पता है इसको क्या करना है। क्यों पता है? बिकॉज ये पहले कर चुका है ये चीज़, तो आपका मेंटल ये प्रोसेस कर रहा है ना कि 2+2=4, है ना। इसी चीज़ को एकदम सिंपल टर्म में लेके चला जाता है कि ये कहाँ से ये चीज़ आई है। इस चीज़ को बेसिक कंपोनेंट्स में जब ये चीज़ लेके जाता है, इसी चीज़ को ही बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। आपको समझने की ज़रूरत है ना दोस्त। रिसर्चर्स ने क्या बोला? रिसर्चर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? आपको ये पहले समझना पड़ेगा कॉन्शियसनेस है क्या। कॉन्शियसनेस दोस्तों ये है, सपोज करो आप एक क्लास में बैठे हो, है ना। अगर आप एक क्लास में बैठे हो, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, आप टीचर ने बोला कि वरुण उठो, ये बोर्ड पे जो सवाल है
करके दिखा दो, है ना। तो वरुण उठा, तुरंत गया, दिया हुआ था 2 × 3, और उन्होंने 6 लिख दिया, ठीक। वहीं पे बैठा हुआ है रोहन, रोहन को बुलाया गया, रोहन सुन ही नहीं रहे, रोहन कहीं अपनी दुनिया में खोया हुआ है। आपने देखा होगा ना, कभी टीचर बुलाते हैं किसी स्टूडेंट को तो रोहन अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो रोहन जब खोया हुआ है तो टीचर ने उसके ऊपर चौक फेंक दिया, तो अचानक से वो चौक से गया, अरे सर ने ऐसे फेंका, तो पूरी क्लास उसके ऊपर हंस पड़ी। तो इसका मतलब रोहन जो था अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं था, मतलब वो सब कॉन्शियस है, अपनी प्री कॉन्शियस उस चीज़ को बोला जाता है ना। अनकॉन्शियस तो आपको पता ही होगा, 3 ही टर्म होता है माइंड का कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, एंड द थर्ड आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस से आप अवेयर हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियस से मैंने आज आपको अवेयर करा दिया, ठीक है। कॉन्शियस मतलब टोटली एक्टिव इन द प्रेजेंट, जो अभी आपके सामने चल रहा है ना, एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। आप किसको देख रहे थे, बोर्ड को देख रहे थे, और बोर्ड पे समझ रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन आप बोर्ड को देख रहे, उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। लेकिन जब आप बोर्ड को देख रहे हो लेकिन कुछ और सोच रहे हो ना, तो वो क्या हो जाता है भैया, प्री कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस। तो जब ये मेथड को बेसिक एलिमेंट में हम लोग तोड़ते हैं, मतलब कि कॉन्शियसनेस को जब हम बेसिक एलिमेंट में तोड़ते हैं दोस्त, उस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोसेस जो करते हैं, मतलब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड निकालते हैं, उस प्रोसेस से निकालते हैं, उस प्रोसेस का नाम है इंट्रोस्पेक्शन। चलिए ठीक है दोस्त, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, इंट्रोस्पेक्शन वॉज अ प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल और सब्जेक्ट in psychological experiment were asked to describe in detail their own mental processes. इंट्रोस्पेक्शन क्या है, यहाँ समझाया गया है। चलिए देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें एक किसी व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल या सब्जेक्ट जो होता है ना, कोई भी एक व्यक्ति होता है, वो कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, या अदर जेंडर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, ठीक है दोस्त। हम एकदम नॉर्मल बात करेंगे, कोई भी जेंडर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वर आस्क्ड टू डिस्क्राइब इन डिटेल देयर ओन मेंटल प्रोसेस, है ना। कोई सपोज कीजिए उनके साथ कोई एक्टिविटी कराई गई, या फिर कोई पिछले क्लास का कुछ उनके साथ पूछ लिया गया कि बताओ आपके मेंटल प्रोसेस क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, आप एक अभी अभी एक्टिविटी हुई थी तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, है ना। इंट्रोस्पेक्ट, है ना। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आपसे ही आपकी जानकारी लेना। हो सकता है आप वो जानकारी गलत दो, सपोज करो कि पिछले क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था एंड आप फिजिक्स बता रहे हो, ये आपका चॉइस है। यहाँ से आपको अनुमान लग पा रहा होगा कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है, रियल मेथड नहीं है, यानी कि इस मेथड को हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैनिपुलेट का मतलब होता है कि हम लोग इंट्रोस्पेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं माना गया था, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कुड नॉट बी वेरीफाइड बाई अदर ऑब्जर्वर्स। ऑब्वियसली अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात किया कि ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता है कि जिस बंदे से हमने उसका पिछला इवेंट के बारे में पूछा था, क्या उसने उसके बारे में सही बताया है ना। अगर सपोज़ करो कि हमने रोहन से पूछा कि भाई बताओ यार फिज़िक्स की क्लास में क्या हुई थी, अगर रोहन के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, सपोज़ करो टीचर ने उसके ऊपर चॉक फेंक दिया था, वो नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा है, तो वो सिंपल सी बात है अपना आंसर मैनिपुलेट करके देगा, यानी कि चेंज करके देगा अपना आंसर, है ना, जो कि ऑथेंटिक नहीं है। साइंटिफिक तरीके से ये लेस साइंटिफिक माना गया है। क्यों? क्योंकि इसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग इसको समझ नहीं सकते कि वो सच में सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं। हेंस दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव कॉल्ड फंक्शनलिज्म। इसी कारण से, लेस साइंटिफिक होने के कारण से ही एक नई पर्सपेक्टिव एमर्ज हुई, जिसका क्या नाम है, फंक्शनलिज्म, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन पता चल गया आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। हाँ, अब हम बात करेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में। सीधा सीधा हम उसके दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। पहली बात हम ये जान लेते हैं, फंक्शनलिज्म दिया किसने था। फंक्शनलिज्म वॉज गिवन बाय विलियम जेम्स। नाम याद रख लिए,
सारे कॉन्सेप्ट को दिया किसने था, आपको नाम पता होना चाहिए बाय डेट, है ना। अब थोड़ा सा काम आप कर सकते हो, यहाँ पे डेट पता कर लो कब दिया गया था। इट वॉज एन अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन माइंड। अगेन ये भी एक अप्रोच था टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। साइकोलॉजी के अंदर हम ह्यूमन माइंड ही पढ़ते हैं, इतना ज़रूर याद रख लीजिए। तो कहीं भी अगर ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपको किसी भी प्रिपरेटरी एग्ज़ाम में, तो आप ह्यूमन माइंड की तरफ जा सकते हो या फिर बिहेवियर की तरफ जा सकते हो, है ना। इट वॉज डेवलप्ड इन अ लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स सून आफ्टर द लिप्जिंग लेबोरेटरी। ठीक है, समझ रहे हो, जब लिप्जिंग लेबोरेटरी क्रिएट हुआ था उसके बाद ही मैसाचुसेट्स एक कैम्ब्रिज के अंदर लेबोरेटरी थी, उसके अंदर विलियम जेम्स ने ये वाले फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। अब हम देखते हैं फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले से आपको पता चल गया है कि ये अप्रोच है टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। और कहाँ पे डेवलप हुआ था, कैम्ब्रिज में हुआ था। कहाँ, मैसाचुसेट्स में। ठीक है, लिप्जिंग लेबोरेटरी के बाद हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए। ठीक। He believed that instead of focusing in the structure of the mind, psychologists should instead study what the mind does and how behavior function in making people deal with their environment. विलियम जेम्स ने क्या बोला कि साइकोलॉजी को स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान ना देके किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, एंड बिहेवियर जो है, जो हमारा बिहेवियर है कैसे फंक्शन होता है इन डिफरेंट इन्वायरमेंट में, मतलब डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग कैसे बिहेव करते हैं। कभी गुस्से के मतलब कि कोई डेंजर सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं, कोई अफ्रेड सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट सीट मिल गई तो आप कैसा बिहेव करोगे। टीचर ने आपको अचानक से खड़ा कर दिया, आपको आंसर पता नहीं है, तब आप कैसा बिहेव करोगे। और आंसर अगर आपको पता है तब आप कैसा बिहेव करोगे, है ना। ये था फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। हम आगे बढ़ते। क्रिटिसिज्म भी आया था, है ना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो उसका क्रिटिसिज्म भी आना ज़रूर है। तो आया, क्या आया, जॉन डेवे यूज्ड फंक्शनलिज्म टू आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग सीक्स टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडॉप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जॉन डेवे जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया किसके ऊपर, ऑब्वियसली बात है फंक्शनलिज्म के ऊपर आर्ग्यूमेंट दिया कि फंक्शनलिज्म दैट ह्यूमन बीइंग सीक्स टू फंक्शन इफेक्टिवली। इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हुए ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है ना। इन्वायरमेंट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है, जैसा इन्वायरमेंट होगा ह्यूमन्स वैसे बिहेव करेंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, पता नहीं क्यों किया, आई डोंट नो। वो तो उन्हीं से बात करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब हम लोग सीधे थर्ड कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। इट एमर्ज्ड एज अ न्यू पर्सपेक्टिव इन द 20th सेंचुरी इन जर्मनी। इट वॉज अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म। अगेन ये स्ट्रक्चरलिज्म के एक रिएक्शन था। फिर से हम आ चुके हैं, मतलब जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये क्या था, पहला कॉन्सेप्ट था, इसका एक रिएक्शन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इट फोकसेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कॉम्पोनेंट ऑफ माइंड। मतलब ये कॉम्पोनेंट ऑफ माइंड के ऊपर नहीं देख रहा था, परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर देख रहा था। अभी हम बात देखेंगे परसेप्चुअल एक्सपीरियंस क्या होता है। परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, सपोज करो आपकी कोई क्लास चल रही है ना, मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है। क्या रोहन जिस हिसाब से एक्सपीरियंस कर रहा है, ये रोहन है, आर लिख लेते हैं, ये सोहन है, एस लिख लेते हैं। क्या ये जिस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा है मैथमेटिक्स की क्लास को, क्या सोहन भी उसी तरीके से एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों का एक्सपीरियंस यहाँ पे अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट यही बोलना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी का जो फोकस होना चाहिए वो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि कंपोनेंट ऑफ द माइंड पे होना चाहिए। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आर्ग्यूड दैट व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द परसेप्शन।
आप इस वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, मैं भी हुआ था। बट मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। समझने का बात ये है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये आर्ग्यू करती है, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, जब हम दुनिया को देखते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं, हमारा परसेप्शन, हमारा जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है, मतलब हम जो दुनिया को देख के परसीव करते हैं, एक धारणा बनाते हैं, एक विचार बनाते हैं जो हमारे सामने दिख रहा है, मतलब सिर्फ हमारे सामने दिख रहा है, फ़ोन में भी दिख सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहाँ पे भी, सोशल मीडिया की भी बात करो, वर्ल्ड में तो सब आते हैं ना, तो आप कहीं पे भी देख रहे हैं, जो भी हमारा परसेप्शन बन रहा है वो हमेशा ज़्यादा होगा। किन से ज़्यादा होगा? द सम ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द परसेप्शन। जो हमारा कॉम्पोनेंट्स है, परसेप्शन के जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं, उससे ज़्यादा होगा हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। समझ रहे हैं? हमारा एक्सपीरियंस हमारे परसेप्चुअल सम से एकदम ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सपोज करो, व्हेन वी रीड अ बुक, वी प्रोसेस द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिंगल वर्ड। ठीक है। ऑल्सो व्हेन वी रीड अ word, we don't analyze the specific letter in that word। आगे देखते हैं एग्जाम्पल जो था, हमने बोला था, हम जब एक बुक पढ़ते हैं, सपोज करो हम एक बुक पढ़ रहे हैं, हम पूरा उस एक पैराग्राफ दिया है ना, ये जो सपोज करो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है ना, ये पैराग्राफ दिया है, तो हम सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानने जाएंगे ना, हम इस पूरे का पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानेंगे कि ये पूरा सेंटेंस हमको बोलना क्या चाह रहा है, ना कि ये एक वर्ड क्या बोलना चाह रहा है। और वहीं पे जब हम एक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल्सो व्हेन वी रीड अ वर्ड, और सपोज करो यहाँ पे लिखा है RANDOM, रैंडम, है ना, यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आर के मीनिंग पे नहीं जाते हैं, हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग पूरे के पूरे वर्ड रैंडम पे जाते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसी तरीके से जैसे कि हमने ये पूरा एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, तो आप और सिर्फ व्हेन की मीनिंग पे थोड़ी जाओगे, आप तो पूरे के पूरे मीनिंग पे जाओगे ना, ये क्या बोलना चाह रहा है ना। इसी के बारे में डिस्कस हुआ है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में, कि हमारा जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है वो हमेशा ज़्यादा होता है द सम ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द परसेप्शन। हम जो परसीव कर रहे हैं उससे हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस जो बन रहा है वो हमेशा ज़्यादा होगा, है ना। सपोज करो आपने मारपीट देखी, आपने कोई लड़ाई देखी, आपने कोई इंसिडेंट देख लिया, एक्सीडेंट देख लिया, कुछ भी देख लिया, आपने जो भी परसीव किया वो आपका परसेप्चुअल एक्सपीरियंस हमेशा उससे ज़्यादा होगा, है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये मेरा कहना नहीं है, इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं बिहेवियरिज्म पे। मतलब देखिए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना इस बुक में दिया उतना मैंने इसमें ब्रेक डाउन करके लिख दिया है, आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं बिहेवियरिज्म। इट वॉज अगेन अ रिएक्शन टू स्ट्रक्चरलिज्म बाय जॉन वॉटसन। फिर से ये चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा कॉन्सेप्ट है, ये फिर से एक रिएक्शन था। किसको रिएक्शन था? वही सेम कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म को किसने दिया था? जॉन वॉटसन ने दिया था, ये याद रख लीजिए। रिएक्शन किसको था, किसने दिया था, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला था उन्होंने। फॉर वॉटसन, माइंड इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल एंड इंट्रोस्पेक्शन इज़ सब्जेक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई अदर ऑब्जर्वर। इनका कहना यह है कि हमारा जो माइंड है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। और इंट्रोस्पेक्शन क्या है वो तो हमें पता है, ये सब्जेक्टिव है, बंदा झूठ बोल सकता है, बंदा मैनिपुलेट कर सकता है उसके रिजल्ट को। वो चाहे तो बोल दे कि भैया हाँ मैं मार खाया था, या तो बोल दे नहीं मैं मार नहीं खाया था, है ना, वो उसके ऊपर है, तो हम ये भी नहीं वेरीफाई कर सकते हैं। और इनका कहना है कि हम लोग माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुली विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। उनके हिसाब से साइकोलॉजी एक स्टडी ऑफ बिहेवियर है ना, हमारे बिहेवियर का एक स्टडी है साइकोलॉजी। और रिस्पॉन्सेस मतलब सपोज करो आपके ऊपर किसी ने पेन फेंका, तो आप क्या करोगे? आप तो पहले पेन से बचोगे ना, तुरंत मारने थोड़ी उतर जाओगे उसको। तो वही जो आप पेन से बच रहे हो वही आपका क्या है? रिस्पॉन्स है। और स्टिमुली
वो जो पेन है, वो जो पेन है ना, वही स्टिमुली है आपकी तरफ जो आई है। और आपने जो बचा है या फिर हाथ हटाया या फिर उसको हटाया है, आँख के ऊपर बच लगा रहा है, तो अपने ऊपर आँख पे हाथ लगाई है, तो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपको बिहेवियर बन जाता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं साइकोलॉजी का जो स्टडी है, साइकोलॉजी एक किस टाइप का स्टडी है, जो कि हमारा बिहेवियर और रिस्पॉन्स स्टडी करता है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस अकॉर्डिंग टू जॉन वाटसन। ठीक है, इसीलिए तो बिहेवियरिज्म लिखा हुआ है यहाँ पे, विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। क्यों? क्योंकि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, आगे देखते हैं। बिहेवियर इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। ये सॉरी, यहाँ पे था बिहेवियरिज्म इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि बिहेवियरिज्म एक सिस्टमैटिक अप्रोच है क्या अंडरस्टैंड करने के, बिहेवियर। बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियरिज्म का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है बिहेवियर एंड ह्यूमन, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बिहेवियरिज्म क्या समझा रहा है कि एक स्टडी, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल का जो बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको जब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कोई स्टडी करते हैं उनके ऊपर, ह्यूमन एंड एनिमल के बिहेवियर के ऊपर, वही हमारा बिहेवियरिज्म है, ये अकॉर्डिंग टू जॉन वाटसन। ठीक है, इट फोकसेस ऑन हाउ पीपल लर्न थ्रू देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ये सिखाता है, ये बताता है मतलब कि जो लोग हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके कैसे चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग विच इज़ प्रोसेस ऑफ रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। इसको हम बिल्कुल समझेंगे, ये आपको बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर चुका होगा, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे स्मार्ट हैं जिनको समझ में नहीं, मतलब समझ में आ चुका होगा, लेकिन जो स्मार्ट ऑब्वियसली नहीं है उनके लिए मैं हूँ वो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड्स आपको काट रहे होंगे, इन वर्ड्स को काट के मैं फेंक देता हूँ, बताता हूँ क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। ये बिहेवियरिज्म है ना, एक आइडिया पे बेस्ड है। वो आइडिया क्या है कि हमारा जितना भी बिहेवियर है, खाना पीना, रोना, आना जाना, जो भी है, वो किसका रिजल्ट है, कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग क्या है, एक प्रोसेस है रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का। रेनफोर्समेंट क्या है, रिवॉर्ड देना। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट तो आपको पता ही है। सपोज़ करो, कंडीशनिंग क्या भी आपको समझा देता हूँ। सपोज़ करो क्लास में रोहन ने क्या किया, रोहन जो है क्लास में फर्स्ट आया, ठीक है, इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई क्लास में, तो टीचर ने इसे एक चॉकलेट दे दिया। क्या दे दिया, एक चॉकलेट दे दिया टीचर ने इसको क्लास में, क्योंकि ये फर्स्ट आया था। तो ये इसको क्या मिला, इसको रिवॉर्ड मिला, रेनफोर्समेंट मिला। और वहीं पे प्रयाग है जो कि लास्ट आया था, उसको टीचर ने डंडे दिए, है ना, इसके लिए क्या था, ये पनिशमेंट था। तो आपको क्या लगता है, जिस बच्चे को चॉकलेट मिली है वो नेक्स्ट टाइम फिर से चॉकलेट पाने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब प्रयाग भी कोशिश करेगा। तो प्रयाग को ये दिख रहा है कि अगर मैं नंबर 1 आऊँगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, और अगर लास्ट आऊँगा तो फिर से हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो सिंपल सी बात यही है कि ये बेसिक आइडिया भी यही सजेस्ट करता है कि हम जो भी बिहेव करते हैं हमारी कंडीशनिंग की वजह से होती है, यानी कि रेनफोर्समेंट या फिर पनिशमेंट की वजह से होती है। प्रयाग का बिहेवियर चेंज हुआ और रोहन का भी बिहेवियर चेंज हुआ, वो अब ज़्यादा पढ़ेगा और ये भी ज़्यादा पढ़ेगा। क्यों? और हो सकता है प्रयाग को देख के लोग भी ज़्यादा पढ़ेंगे, पिटाई हुई भाई साहब की कम नंबर लाने पे, है ना। हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में आप सॉरी नहीं देख पाएंगे बिकॉज इतना ही था, आपको इतने में समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं जो कि साइको एनालिसिस, जो कि हमारा 5th पार्ट है यहाँ पे, साइको एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने टॉपिक्स दिए गए हैं आपको
डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का बेसिक जानकारी आप ले लीजिए और आगे आपको सेम चीज़ें फिर से पढ़ाई जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं साइको एनालिसिस। मतलब मेन यही है कि कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन समझ लीजिए, उसको किसने दिया है उस कॉन्सेप्ट को, और क्या बोलता है वो कॉन्सेप्ट। या फिर उसका कोई क्रिटिसिज्म है तो आप क्रिटिसिज्म पढ़ लीजिए। जैसे कि साइको एनालिसिस क्या बोलता है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसको दिया है, सिगमंड फ्रॉइड इसके फाउंडर है। ये आपकी कॉलेज लाइफ में भी बहुत डिस्कस होगा, ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने इसको दिया है, वो भी एक साइकोलॉजिस्ट थे। फाउंडेड साइको एनालिसिस एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइको एनालिसिस किस लिए निकाला था उन्होंने, फाउंड किया था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, है ना। मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, मेंटल इश्यूज़ हो गए, डिप्रेशन, ये सब वगैरह को ट्रीट करने के लिए साइको एनालिसिस का डिस्कवरी किया था, इनका नाम था सिगमंड फ्रॉइड। Psychoanalysis focuses on identifying and realizing unconscious, repressed feelings, thoughts, memories, and desires that are negatively impacting your life, है ना। साइको एनालिसिस किस चीज़ पे फोकस करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइंग एंड रियलाइजिंग अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब कि कुछ ऐसी फीलिंग जो आपके दिल में बहुत दिनों से दबी हुई है। रिफ्रेश फीलिंग का मतलब वो है जो ऐसी फीलिंग जो आपके दिल में बहुत दिनों से, बहुत समय से दबी हुई है। अनकॉन्शियस मतलब ऐसी फीलिंग जिसके बारे में आपको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हो, अनकॉन्शियस फीलिंग है वो आपकी, है ना। थॉट्स हो गए, मेमोरीज हो गई और डिज़ायर्स हो गए। कोई डिज़ायर्स हो गया ना, आपका कोई डिज़ायर्स है जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। इन्हीं चीज़ों को साइको एनालिसिस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको ट्रीट करता है। आगे देखते हैं, मतलब यहीं तक ख़त्म हो गया, साइको एनालिसिस इतनी ही थी, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़िलहाल इस क्लास में तो नहीं है, आगे का आपको बता दिया जाएगा, अभी क्यों प्रेशर दूँ। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ये कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, छठवां कॉन्सेप्ट आ गया, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कॉन्सेप्ट है, देखते हैं क्या है। इट टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर का मोर पॉजिटिव व्यू है, देखते हैं कैसे। ह्यूमनिस्टिक सच एज ह्यूमनिस्ट्स, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट इस पर्सपेक्टिव को दिए हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमनिस्ट्स, ठीक है। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, लिख क्या देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यार, आप पढ़ लो। ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, कौन कौन है उनमें, कार्ल रॉजर्स बड़ा नाम है, ये याद रखिए। अब्राहम मैस्लो, ये भी बड़ा नाम है, इसको भी याद रखिए, है ना। इन दोनों ने ह्यूमनिस्ट सच एज कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो एम्फेसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल, है ना। इन्होंने एम्फेसाइज किया है, मतलब फोर्स दिया, फोकस दिया है फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब कि इंसान को फ्रीली चीज़ों को सीखने, चीज़ों को एक्वायर करने, अडॉप्ट करने के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, जैसे कि नेचुरली ग्रो करने के लिए, और उनके इनर पोटेंशियल को बाहर लाने के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। देखते हैं, दे आर्ग्यूड बिहेवियरिज्म एज इट अंडरमाइंस ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड टेक्स अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। जैसे कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझाता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बिहेवियरिज्म को आर्ग्यू किया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, बिहेवियरिज्म को आर्ग्यू करने वाला बंदा कौन था, तो रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने बिहेवियरिज्म को आर्ग्यू किया था। क्या आर्ग्यू किया था कि जो बिहेवियरिज्म में क्या बोल रहा है कि इंसान दूसरों को देख के सीखता है ना। अगर सामने वाला, सपोज करो कि आप शाहरुख खान को पसंद करते हो, तो आपने बाल अपने लंबे किए, पीछे चोटी बांध ली, ये बिहेवियरिज्म बोलता है, बिहेवियरिज्म यही बोलता है ना, कि आप किसी को देखते हो, आपको रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हो, है ना। अगर आपको कम नंबर लाने पे मार पड़ रही है तो आप इसको नहीं करते हो, ज़्यादा नंबर लाने पे आपको चॉकलेट मिल रहा है तो आप इसको फॉलो करने लग जाते हो। इसका मतलब है कि आप उन बिहेवियर्स को फॉलो करते हो जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलता है आप उस बिहेवियर को फॉलो नहीं करते हो। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा, जिन बच्चों को
बैक बेंचर्स की बात कर लें या फिर उन बच्चों की बात कर लें जो हर साल ही बोल लो, हर सेमेस्टर बोल लो, सेमेस्टर नहीं होता होगा आप लोग का तो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, हर क्लास टेस्ट में लास्ट आ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको 1% घंटे भर का फ़र्क नहीं है ना। तो फिर कहाँ से इसने सीख लिया इस चीज़ को देख के? इसने तो नहीं सीखा ना, प्रयाग ने नहीं सीखा। प्रयाग को भैया चाहिए कि वो लास्ट ही आए, तो उसके ऊपर कंडीशनिंग हुई नहीं। तो ये सेम चीज़ ह्यूमनिस्टिक हमारे जो पर्सपेक्टिव है ये डिफेंड करती है कि ह्यूमन जो है वो अपना नेचुरल जो मतलब कि नेचुरल लिविंग का जो उनका स्ट्राइव है ना, नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो, उनका अपना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दुनिया के जितने लोग हैं वो जो भी सीखें वो किसी को देख के ही सीखें। अगर ऐसा होता तो कभी कंप्यूटर लॉन्च ही नहीं होता, बिकॉज कंप्यूटर को पहले कोई बनाएगा तभी तो उसको कोई देखेगा तभी तो सीखेगा, है ना। अगर ऐसा होता तो शाहरुख भाई जो है वो किसी और को देख के इसका मतलब चोटी बांधे, फिर इनको देख के कोई चोटी बांधे, ऐसा नहीं है दोस्त। कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूनिक होती हैं दुनिया में। यही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इसी को बोलते हैं कि फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब आप जैसे चाहते हो वैसे अपने आप को ग्रो करने का ये मौका नहीं देती है, मतलब उसके ऊपर बात करती है कि इंसान अपने आप से जीवन जीता है, लाइफ में अपने मोस्ट ऑफ द जो डिसीजंस लेता है खुद लेता है ना, अपने इनर पोटेंशियल्स को आगे लेके जाता है। इसी वी पे उन्होंने आर्ग्यू किया था। आगे देखते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, ये हमारा आ गया 7वां कॉन्सेप्ट है। ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं क्या है। एस्पेक्ट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिज्म वर कॉम्बाइंड एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म मिल के क्या बने थे? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, विच फोकसेस ऑन द हाउ वी नो द वर्ल्ड, जो किस चीज़ पे फोकस करता है, हम दुनिया को कैसे जानते हैं, हम दुनिया को कैसे समझते हैं। आगे देखते हैं। कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के बाद क्या आता है? कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? नोइंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, ये क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है? थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस। अदर मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है? ये सारे जो हैं ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। थिंकिंग करना, अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को परसीव करना मतलब अपने तरीके से समझना, मेमोराइज करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये एक मेंटल प्रोसेस है। बाय विच आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्स एंड मेकिंग अस एबल टू डील विद द इन्वायरमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ये सब चीज़ करने से हमारे देश दुनिया के बारे में नॉलेज क्या होता है? डेवलप होता है ना। जो हमें हेल्प किस में करता है? इन्वायरमेंटल सिचुएशन से, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं। माइंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज़ लाइक अ कंप्यूटर। इस व्यू के हिसाब से माइंड हमारा क्या है? एक कंप्यूटर है। सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन आई, सपोज करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आई आपके पास, कोई इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ पे आई। पहले आपने क्या किया? वो एक इन्फॉर्मेशन आपने लिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आपने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, ठीक। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन क्या किया? प्रोसेस किया, उसको समझा कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है ना। फिर उसको क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया, अपने भाषा में उसको ट्रांसफॉर्म किया कि अरे यार ये इन्फॉर्मेशन है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। फिर उस इन्फॉर्मेशन का अगर वो रिलेटिव है तो या तो आपने उसको उड़ा दिया, जैसे मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हो या फिर इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको स्टोर कर लेते हो, अदरवाइज़ क्या करते हो? तो हटा देते हो। फिर आप उसको जब स्टोर करते हो, स्टोर करने के बाद क्या करते हो? रिट्राइव भी करते हो ना, जब ज़रूरत पड़ती है। रिट्राइव मतलब याद करना। तो ये 4 प्रोसेस में हमारा दिमाग ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। मॉडर्न कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बीइंग एज अ एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड थ्रू देयर एक्सप्लोरेशन into the physical and social world. This view is sometimes called constructivism. Modern cognitive psychology क्या बोलता है कि human being actively construct their mind through exploration in the physical and social world. जो human being है वो हर
हर वक्त अपना माइंड क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करते रहता है। किस चीज़ से? एक्सप्लोरेशन से, फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड में। इसका मतलब जितना आप फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे, हमारा ह्यूमन माइंड क्या होता है उतना डेवलप होते चला जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज़म। जब आप अपने एक्सपीरियंस फिजिकल और सोशल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से एक्सप्लोर करने से जब आप अपना माइंड कंस्ट्रक्ट करते हो, उसी प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिविज़म बोलते हैं, ठीक है। Thank you so much guys for watching the video till the end. If you like the content, please like and subscribe the channel, and also share it to your friends to watch such videos.